मूवी की स्टार्टिंग एक पावर प्लांट जैसी सिक्योर जगह से होती है। उस जगह का जनरल अपनी फैमिली के साथ काफी ज्यादा खुश होता है और इस जगह के बाहर सैनिकों को पता चलता है कि उनका एक सैनिक साथी मारा गया है। तभी वहां पर एक प्लेन से काफी सारे धमाके किए जाते हैं। इसके बाद काफी सारे आतंकवादी उस जगह के अंदर घुस आते हैं। इन आतंकवादियों में एक सोर्तो भी होता है। सोर्तो वहां के जनरल को पकड़कर पूछता है कि वो सारे बॉम्ब्स कहाँ हैं। जनरल उसे एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करके बताता है, जिसके बाद सोर्तो उसे तुरंत ही मार देता है। अब हम बर्नी को देखते हैं जो कि अपनी बाइक से ली से मिलने जा रहा होता है। ली के घर पे जाके वो देखता है कि वहां पर ली और उसकी गर्लफ्रेंड जीना की आपस में बहस हो रही है। इसके बाद ली बर्नी से मिलता है, लेकिन अभी भी ली जीना से बहस कर ही रहा होता है। जीना उन दोनों को देखकर अब और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो ली से बोलती है कि हर वक्त तुम्हें तुम्हारा काम ही दिखाई देता है। इसके बाद बर्नी ली से बोलता है कि वो अपनी अंगूठी एक बार में खो चुका है और अब वही अंगूठी उसे वापस चाहिए, तो ली उसकी इस काम में मदद करे। इसके बाद वो दोनों वहां से निकलकर उसी बार में जाते हैं। ली बार में जाकर बर्नी से पूछता है कि तुम्हारी रिंग किसने ली है, जिसके जवाब में बर्नी बोलता है कि यहाँ के सबसे बड़े गुंडे हैं। अब ली बार के काउंटर पे जाके पूछने लगता है कि उसकी दोस्त की रिंग कहाँ पर है। जवाब देते हुए बार टेंडर्स उसे बताते हैं कि उसने उस रिंग को एक डिल्डो पर रख दिया है और उसे वापस हासिल करने के लिए तुम्हें लड़ना होगा। इसके बाद वहां पर कुछ गुंडे आते हैं। इसके बाद बर्नी ली को उसकी फाइट रिंग देता है। ली अब गुंडों के पास जाके बोलता है कि शायद मेरे दोस्त की रिंग तुमने गलती से ले ली है, तो अब वो रिंग मुझे वापस लौटा दो। जिस पर गुंडे उसे बोलते हैं कि तुम्हें लड़कर यह हासिल करना होगा। अब ली बर्नी की तरफ देखता है और बर्नी उसे बोलता है कि मेरे बैक में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। इसके बाद ली अकेला ही उन सभी गुंडों को बजा बजा के फोड़ने लगता है। इसके बाद एक बड़ा सा गुंडा ली को पीछे से उठा लेता है, जिसके जवाब में बर्नी उसे एक गोली मारता है। जिसके बाद वो बर्नी की तरफ बढ़ने लगता है और बर्नी उसे उठा के पटक देता है। इसके बाद गुंडे उन्हें उनकी रिंग दे देते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। उधर सूरतों के सामने अभी भी उसके दुश्मन आए जा रहे थे, जिन्हें एक एक करके मारकर वो उस बिल्डिंग में घुस जाता है और बॉम्ब्स वाले रूम में जाने लगता है। फिर हम CIA के बेस पर एक्सपेंडेबल्स के 2 मेंबर टोल और गनर को देखते हैं। कुछ ही देर में वहां पर बर्नी और ली भी आ जाते हैं। अब बर्नी ली को एक नए मेंबर गैलन से मिलवाता है। साथ ही वो ली को ये भी बताता है कि उसने इजी नाम के एक और दोस्त को भी बुलाया जो उनके नेक्स्ट मिशन में उनका साथ देगा। अब ये सभी लोग अपने नेक्स्ट मिशन के लिए रेडी और एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी वहां पर CIA एजेंट मार्श आता है और वही उनके लिए ये नया मिशन लेकर आया है। वो वहां मौजूद सभी मेंबर्स को बताता है कि सोतो नाम का एक आतंकवादी एक पावर प्लांट में हाइस्ट करना चाहता है और एक्सपेंडेबल्स यानी कि इन सभी को उसे ही रोकना है। इसके बाद सभी एक्सपेंडेबल्स अपने प्लेन में निकलते हैं। 3 घंटे लगातार हवा में उड़ने के बाद वो लिविया पहुंचते हैं, लेकिन सुरतों की आर्मी देखते ही उनके प्लेन को अपना निशाना बनाने लग जाती है। वो एक के बाद एक प्लेन पर हमले करे जा रहे थे, जिस पर ली सभी एक्सपेंडेबल्स को आगे बढ़ने को कहता है। इसके बाद बर्नी प्लेन को नीचे झुकाता है और सभी एक्सपेंडेबल्स अपनी अपनी कार लेकर उस प्लेन में से निकलने लगते हैं। इसके बाद बर्नी वापस से अपने प्लेन को ऊपर ले जाता है। बर्नी इधर सोर्तो की आर्मी से बच रहा होता है और उधर सोर्तो पावर प्लांट में घुसकर सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स को हथिया लेता है। दूर से गनर सोर्तो के ऊपर निशाना तो लगाता है, बट 2 बार वो चूक जाता है क्योंकि गनर अब काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका था। इसीलिए सोर्तो वहां से बचकर भागने लगता है। फिर ली उसके पास आकर उस पर गोलियां चलाने लगता है। दूर से गनर सभी गाड़ियों को उड़ाने लगता है और अब ली और गैलन सोर्तो का पीछा करने लगते हैं। बर्नी भी सोर्तो के पीछे ही लगा हुआ था और वो सभी लोगों को वहां पर आने के लिए बोलता है, बट ली के अलावा सभी लोग फाइट करने में बिजी थे। फिर ली भी वहां पर सोर्तो के पीछे आ जाता है। ऊपर बर्नी के प्लेन पर अटैक अब काफी ज्यादा बढ़ चुके थे और सोर्तो भी अपनी स्नाइपर निकालकर प्लेन के इंजन पर गोली मारता है, जिससे बर्नी का पूरा प्लेन ही ब्लास्ट हो जाता है और दूर जाके पड़ता है। ली इसे देखकर प्लेन के पास जाने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर सोर्ते अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से बचकर निकल जाता है। ली बर्नी की उस प्लेन क्रैश के पास पहुंच जाता है, जहां पर वो बर्नी की जली हुई डेड बॉडी देखता है। साथ ही एक्सपेंडेबल्स की अब पूरी टीम वहां पर आ चुकी थी और वो भी यही देख रहे थे। अगले दिन सभी बर्नी के फ्यूनरल के लिए बार में मिलते हैं, जहां पर उन्होंने बर्नी का जला हुआ हाथ वहां पर रखा हुआ होता है, जिसमें बर्नी की रिंग भी होती है। अब वो सभी वहां पर बर्नी को श्रद्धांजलि देने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर ली को काफी ज्यादा बुरा लगता है, जिस पर जीना उसे आके बोलती है कि इस बात का उसे भी बुरा लग रहा है। इसके बाद वहां पर मार्श भी आ जाता है, जो कि असल में जीना का ही बॉस CIA एजेंट होता है। वो उन सभी को कहता है कि अब तुम बचे हुए लोगों को ही इस मिशन को पूरा करना होगा।
जिस पर ली उसे साफ साफ मना कर देता है। बट बाकी के सारे लोग इस मिशन के लिए राजी हो जाते हैं, जिस पर ली बांधने की वो रिंग लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन ली को कुछ वक्त बाद ही पैसों की जरूरत महसूस होने लगती है, जिसके लिए वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का बॉडीगार्ड की जॉब करने लगता है। वो इन्फ्लुएंसर ली को अपने पास बुलाकर उसकी बेइज्जती करते हुए बोलता है कि उसे उसकी हॉट गर्ल की पार्टियों से दूर रहना चाहिए, जिस पर ली उसे बोलता है कि वो उसका बॉडीगार्ड है और इसी वजह से उसे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। इन्फ्लुएंसर एक और बार उसे धमकाता है और इस पर ली का दिमाग खराब हो जाता है। वो उस इन्फ्लुएंसर का सुअर भर देता है और उसे पीट पीट कर वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो घर पर जाकर बांधने की उसी रिंग को देखने लगता है, जहाँ पर वो सोचता है कि वो बॉडीगार्ड के काम के लिए कभी बना ही नहीं था। अब वो गीना के घर पर जाता है और गीना के साथ अपनी फोटो को देखता है। इसके बाद वो गीना की फाइल में औरतों की डिटेल्स को पढ़ने लगता है। तभी वहां पर गीना आ जाती है और अब ली उनके मिशन में उनका साथ देगा, ऐसा वो गीना को बोलने लगता है। बट गीना उसे बोलती है कि हम कल सुबह ही अपने मिशन पर जाने को तैयार हैं और अब मैं तुम्हें उस मिशन पर नहीं ले जा सकती। फिर भी अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा। इसके बाद ली बोलता है श्योर, और उसके बाद वो दोनों आपस में फाइट करने लग जाते हैं और ये फाइट कब इस सीन में बदल जाती है हमें पता ही नहीं चलता। इस दौरान ली गीना से बोलता है कि बान्नी उसका हमेशा से ही एक खास दोस्त रहा है और अब उसके इस तरीके से अचानक चले जाने के बाद वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा, जिस पर गीना उसे बोलती है कि वो ऑफिशियल तो उसे मिशन पर नहीं ले जा सकती। जवाब देते हुए ली बोलता है कि उसे केवल उसका ये चाकू अपने मिशन पर खुद के साथ लेके जाना है। इसके बाद ली गीना को एक एक्सपेंडेबल का चाकू देता है, जिसे गीना अपने साथ लेकर अगले दिन की सुबह अपने साथियों के साथ मिशन पर चली जाती है। अब ली अपने मोबाइल पर जो चाकू उसने गीना को दिया था उसकी मदद से वो एक्सपेंडेबल्स को ट्रैक करने लगता है और पता लगा लेता है कि वो सभी लोग थाईलैंड की तरफ जा रहे हैं और उन एक्सपेंडेबल्स के साथ एक लैश नाम की नई लड़की भी होती है। एक्सपेंडेबल्स का पीछा करते करते ली भी थाईलैंड पर पहुंच पड़ता है। वहां पर जाकर वो एक बोट पर एक्सपेंडेबल का निशान देखकर वहीं पर रुक जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात डेचा नाम के एक व्यक्ति से होती है। वो डेचा से बोलता है कि उसे समुद्र में एक जगह पर जाना है, जिस पर डेचा बोलता है कि अब वो एक्सपेंडेबल्स के लिए काम करना छोड़ चुके हैं, वो किसी तरह की लड़ाई अब नहीं लड़ेंगे। जिस पर ली बोलता है कि उसका वहां पर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर डेचा चाहे तो वो बोट को चला सकता है, जिस पर भी डेचा नहीं मानता। इसके बाद दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लड़ते लड़ते डेचा ली के पास बार्नी की वही रिंग देखता है और अब डेचा ली से उस रिंग के बारे में पूछता है। ली उसे बताता है कि ये मेरे दोस्त बार्नी की रिंग है, जिसे सोरते नाम के आतंकवादी ने खत्म कर दिया और अब इसीलिए उसका बदला लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जिस पर डेचा उसे बोलता है कि बार्नी मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था और अब इसीलिए मैं तुम्हारी इस काम में मदद करूंगा। अब सभी एक्सपेंडेबल्स अपने अपने हथियार लेकर मार्श से मिलने जाते हैं। मार्श उन्हें बताता है कि सोरतो न्यूक्लियर बॉम्ब्स को लेकर अपनी बड़ी सारी शिप के साथ रशिया की तरफ बढ़ रहा है और वो रशिया में काफी बड़ी तबाही मचा सकता है और इसीलिए हमें किसी भी तरीके से उसे रोकना ही होगा। इसके बाद वहां पर मार्श की साथी ईवा एडम्स भी आ जाती है, जो उन एक्सपेंडेबल्स को बोलती है कि इस बार मार्श भी तुम्हारे साथ जाएगा। इसके बाद गीना सभी एक्सपेंडेबल्स से बोलती है क्या तुम तैयार हो, जिस पर एक्सपेंडेबल्स हाँ बोलते हैं और इसके बाद सभी उस मिशन के लिए निकल जाते हैं। अब वो सभी एक्सपेंडेबल एक प्लेन में बैठते हैं और रात के समय में प्लेन से पैराशूट की मदद से उतरते हुए वो सोरतो की उस बड़ी सी शिप पर लैंड कर जाते हैं। इसके बाद वो उस शिप में घुसने लगते हैं। तभी गीना सभी को बोलती है कि सबसे पहले उन्हें वो न्यूक्लियर बॉम्ब ढूंढने होंगे, जिन्हें एक कमरे में छिपाया गया है। सभी एक्सपेंडेबल्स उस रूम में जाने लगते हैं, जहां पर उन्हें पहले से उनके दुश्मन दिखाई देते हैं। वो सारे दुश्मन उन्हें पकड़ लेते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। अब वहां से मार्श को पकड़ कर ले जाया जाता है। दूसरी तरफ से ली और डेचा भी अपनी बोट की मदद से उस शिप पर आ जाते हैं, जहां पर डेचा ली से बोलता है कि मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगा और तुम जल्दी से जाओ और बांधने का बदला लेकर आओ। इसके बाद ली एक रस्सी की मदद से उस शिप पर चढ़ जाता है, जहां पर जाते ही पहले एक शख्स उसे पीछे से पकड़ता है, लेकिन ली उसे मारकर आगे बढ़ने लगता है। उधर सोर तो मार्श को ईवा के सामने दिखाकर ईवा से ये डिमांड रखता है कि वो उसके द्वारा पकड़े गए आतंकवादी अजीज को छोड़ दे, वरना सोर तो रशिया पर न्यूक्लियर अटैक करके उसका इल्जाम अमेरिका पर लगवा देगा, जिस वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा। अगर ईवा ऐसा नहीं चाहती है तो उसे जल्द से जल्द अजीज को छोड़ना ही होगा। जिसके बाद ली बाहर से देख रहा होता है कि शिप पर सोरतो के लोग किस तरीके से अमेरिका का फ्लैग लहरा रहे हैं, ताकि रशिया को ये लगे कि उन पर होने वाला ये हमला अमेरिका ने करवाया है। साथ ही ली को ये भी पता था कि रशियन सैटेलाइट लगातार इस शिप पर निगरानी भी रखे हुए हैं और इसी वजह से ये लोग अमेरिका का फ्लैग इस शिप पर लगा रहे हैं। अब ली अगेन अपने फोन से उस चाकू को ट्रैक करते हुए
रास्ते में आने वाले सभी एनिमीज को मारते हुए आगे बढ़ने लगता है। वो एक के बाद एक कई लोगों को मारता है और उनसे उसे हथियारों के अलावा वो चाकू भी उसे मिल जाता है जो उसने गीना को दिया था। इसके बाद वो एक शख्स से पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि मेरे दोस्त कहाँ है, जिस पर वो उसे कुछ नहीं बताता और ली उसे भी मारकर आगे चला जाता है। अब औरतों के और भी साथी ली का पीछा करने लगते हैं, जिस पर ली एक बाइक लेता है और बाइक चलाते हुए उन सभी को शूट करने लगता है। वो उन सभी को मार ही रहा होता है कि तभी वहां पर देजा भी आ जाता है और अब वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, जहां पर देजा उसे बोलता है कि मैंने सोचा था कि तुम्हें मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी, जिस पर ली उसे हाँ बोलता है और अब वो दोनों उन सभी लोगों को मारने लगते हैं। दूसरी तरफ एक्सपेंडेबल्स को भी वहां से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है, जिसके जरिए वो आगे बढ़ते हैं और आगे जाके उन्हें सोर्तों के गार्ड्स ही मिलते हैं। अब वहां पर डेच और ली भी आ जाते हैं, जो उन लोगों को मारकर एक्सपेंडेबल्स की जान बचा लेते हैं। ली और गीना एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब वो उस बॉम्ब के पास आ जाते हैं, जहां पर ली देखता है कि सोर्टो ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को कंबाइंड करके उसे 30 मिनट में ब्लास्ट होने का टाइमर सेट कर दिया है, जिसे देखकर ली बोलता है कि हमें इसे जल्दी से डिफ्यूज करना होगा। टोलू ने बताता है कि इस बॉम्ब को डिफ्यूज नहीं किया जा सकता, अगर हमें इसे रोकना है तो इसे शिप के साथ ही पानी के अंदर डुबाना होगा। ली बोलता है लेकिन उससे पहले उसे सोर्तों को मारना है। इसके बाद एक रेडियो पर बजता हुआ गाना एक व्हीकल पर आगे बढ़ते हुए सोर्तों की गार्ड की तरफ आगे बढ़ता है, जहां पर सोर्तों के गार्ड उस पर फायर करते हैं और वो एक जोरदार धमाके के साथ फट पड़ता है, जिसके बाद ही उसके पीछे से एक्सपेंडेबल्स के सारे मेंबर्स निकलते हैं और कंट्रोल रूम के आसपास के सभी गार्ड्स को मारने लगते हैं। इसी दौरान एक गार्ड की गोली टोल को जख्मी कर देती है, जिसके बाद लेस और डेच मिलकर बाकी बचे हुए कंट्रोल रूम पर गार्ड्स को मार देते हैं। ली सोर्तों के रूम में घुस आता है और सारे गार्ड्स को खत्म करने के बाद वो अब सोर्तों से फाइट करने लग जाता है, जहां पर हमें एक बहुत ही ज्यादा अच्छी फाइट देखने को मिलती है उन दोनों के बीच। लेकिन आखिरकार ली सोर्तों को हरा ही देता है और अब वो उसको मारने ही वाला होता है कि तभी वो बोलता है कि तुम सबके सब बेवकूफ हो, मैं तो खुद मैश के लिए काम कर रहा हूँ। इसके बाद ली उसे मार देता है। शिप की दूसरी तरफ हम माश को देखते हैं, जिसके पास अब अजीज को भेज दिया जाता है और वो अजीज को खुद ही गोली मार देता है। असल में अजीज माश की पोल खोलने वाला था और मार्श ही CIA का वो गद्दार है जो कि सेर्तो के पास से अपने इलीगल काम करवाते आ रहा है। अब मार्श अपने साथियों को हेलीकॉप्टर लेकर वहां से निकलने को बोलता है। वो हेलीकॉप्टर को स्टार्ट कर ही रहे होते हैं कि ली उस पूरे हेलीकॉप्टर को ही उड़ा देता है। अब मार्श अपने साथियों को उन सारे एक्सपेंडेबल्स को मार देने को बोलता है, जिस पर वो सारे लोग एक्सपेंडेबल्स पे गोलीबारी करने लग जाते हैं। ली अपने एक्सपेंडेबल मेंबर्स को बचाते हुए शिप के दूसरी तरफ लाता है और अब वो उन्हें डेच की बोट पर उतरने को बोलता है। वो एक एक करके सभी एक्सपेंडेबल मेंबर्स को डेच की बोट पर उतार देता है और लास्ट में वो गीना को उतारता है। गीना को उतारने के बाद वो उस रस्सी को काट देता है और वो उन सभी से बोलता है कि वो यहाँ से दूर चले जाए और वो यहाँ पर रहकर मार्श को रोकेगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो रशिया पर अटैक करके उसका नाम अमेरिका पर लगवा देगा, जिस वजह से वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाएगा और ये पूरी मानवता के लिए विनाशकारी होगा, इसलिए मुझे उसे रोकना ही होगा। इसके बाद एक्सपेंडेबल डेच की बोट पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं। ली भी अब उस शिप पर वापस मार्स के पास जाता है, जहां पर वो एक एक करके सारे साथियों को मारकर मार्स तक पहुंच जाता है। वो सबसे पहले कंट्रोल रूम में जाता है और उसके कंट्रोल्स में छेड़खानी करके उस शिप को पलटने की कोशिश करता है, जिस पर शिप थोड़ी टेढ़ी तो होती है बट पलटती नहीं है। ये सब चीज देखकर मार्श के लोग समझ जाते हैं कि कंट्रोल रूम में कोई शिप को छेड़ रहा है। इसके बाद वो सभी कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं, जिस पर ली उन सब पर गन फायर करने लग जाता है। वो एक के बाद एक लोगों को मारता जाता है और आखिरकार उसकी सारी बुलेट्स खत्म हो जाती है, जहां पर ली को भी अब पता चल चुका था कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसकी बुलेट्स भी खत्म हो गई और अब वो मारा जाएगा। वो बड़ी मुश्किल से मार्श के लोगों को मारते हुए आगे बढ़ता है और अचानक से उस शिप पर धमाके होने लगते हैं। इन धमाकों में मार्श के सारे लोग मारे जाते हैं और अब मार्श अकेला ही बचा था। ली उसकी तरफ अपनी फाइट लेंग लेके आगे बढ़ने लगता है, जिस पर मार्श उस पर गन पॉइंट कर लेता है और अब पीछे से एक प्लेन के द्वारा प्लेन में लगी हुई गन से मार्श को भून दिया जाता है। ली पलट के देखता है तो उसमें उसका साथी बार्ने होता है, जो कि अभी भी जिंदा था। वो भागकर उसके प्लेन में बैठ जाता है और बार्ने से पूछता है कि ये सब क्या था, जिस पर बार्ने बोलता है कि CIA को पहले ही मार्श पे शक हो चुका था
कि वो गद्दारी कर रहा है, और इसलिए बान ने पिछले कई सालों से मार्श के साथ काम कर रहा था ताकि वो उसके बारे में सारी जानकारी पता कर सके, और इसीलिए उसने अपने मरने का नाटक किया ताकि वो मार्श का असली चेहरा सबके सामने ला सके। इसके बाद अगले दिन सभी वापस उसी बार में मिलते हैं जहाँ पर सभी अपने मिशन के कंप्लीट हो जाने के बाद खुशी मना रहे होते हैं। ली अगेन बान से पूछता है कि तुम बचे कैसे। बान ने बोलता है कि उसने पहले ही उसकी जैसी दिखने वाली एक बॉडी को वहां पर रखा हुआ था और उसने उसे अपनी रिंग भी पहना दी थी, और जब वो प्लेन ब्लास्ट हुआ तो उससे पहले ही बान ने उसमें से कूद कर पैरासूट के जरिए बच गया था। इस पर ली हंसता है और हमारी ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है।